Okay, good morning again and welcome to the history class 12th. So, historians of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions, including prashastis composed in praise of kings, particular and patrons in general by poets, while historians often attempt to draw factual information from such compositions. Those who composed and read them often treasured them as works of poet rather than as accounts that were literally true. The Prayaga Prashasti, also known as Allahabad Pillar inscription, composed in Sanskrit by Harshima, the court poet of Samudragupta, arguably the most powerful of the Gupta rulers, around 4th century AD, is a case in point. So, जो गुप्ता रूलर्स थे और उनके उनके हिस्ट्री, लिटरेचर, सिक्कों और जो गुप्ता एम्पायर था या जो गुप्ता रूलर्स थे उनकी हिस्ट्री किस बेस के ऊपर लिखी गई थी? लिटरेचर के बेस पे, कॉइन्स के बेस पे और इंस्क्रिप्शंस के बेसिस के ऊपर लिखी गई थी और साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा के स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही। अब जैसे कोई राजा है, राजा के हर राजा के कोर्ट के अंदर क्या होता था, कोई ना कोई पोएट होता था, कवि होता था। तो कवि द्वारा जो पोयम अपने राजा की प्रशंसा के अंदर लिखी गई या प्रशस्तियां लिखी गई, प्रशस्तियां उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति जब रिटायर होता है अपनी सर्विस दे करके 33-34 ईयर्स की जब वो सर्विस करता है और जब वो रिटायर होता है तो उसको जिस डिपार्टमेंट से भी वो रिटायर होता है तो उसको डिपार्टमेंट उसको एक प्रशस्ति पत्र देता है जिसके अंदर उसके लिखा रहता है कि भाई इस आदमी ने इतने साल तक काम किया और इसने बहुत अच्छा काम किया। ये सारे मतलब उसकी लिखी रहती है, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो ये कवि लोग जो थे ये अपने राजा की प्रशंसा के अंदर प्रशस्ति लिखते थे। वो गुप्ता पीरियड को या गुप्ता एम्पायर को समझने के लिए या गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हुए, लाभदायक हुए। यानी कि सिक्के तो थे, इंस्क्रिप्शंस थी, लिटरेचर थे और साथ में जो पोएट्स ने जो पोएम्स लिखी थी राजा के प्रशस्ति के लिए वो। और जो हिस्टोरियंस हैं, रिकॉर्ड ऑफ वर्क, रिकॉर्ड, हाँ ये देखिए ये रिकॉर्ड ऑफ वर्क में नहीं गया। ये जो प्रशस्तियां लिखी ना पोएट्स ने, ये रिकॉर्ड ऑफ वर्क में नहीं गया। अब कवि हूं, मान लीजिए मैं कवि हूं और मेरे को किसी या अब किसी के बारे में कविता लिखनी है तो ये तो मेरी खुद की पर्सनल कविता, ये कोई रिकॉर्ड ऑफ वर्क नहीं है। ये राजा के रिकॉर्ड ऑफ वर्क नहीं है कि भाई राजा ने ये काम किया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इतनी सारी आप कविताएं पढ़ते हो, हिंदी के अंदर पढ़ते हो, इंग्लिश के अंदर पोएम पढ़ते हो, ये हाँ इन रिस्पेक्ट ऑफ किंग तो लिखी है, बट ये क्या होती है कि पोएम्स जो होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द किंग लिखी गई, बट दे आर नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में ये नहीं होती है पोएम्स। आज अपन इतनी पोएम्स पढ़ते हैं, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये तो कवि होते हैं, कवि पोएम्स लिखते हैं, अपनी बुक्स लिख देते हैं या अपनी पोएम लिख देते हैं, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में नहीं होती है। तो सिमिलरली ऐसी चीजें अपने को मिलती हैं जिनके बारे में पता लगता है। और जो हिस्टोरियंस जो ये जो रचनाएं थी या जो भी लिटरेचर था, जो भी टेक्स्ट था या पोएम्स थी के आधार पर हिस्टोरिकल एविडेंस को निकालने का हिस्टोरिकल एविडेंस को निकालने की कोशिश करते हैं, इन्हीं बेसिस पे करते हैं हिस्टोरियंस। लेकिन उनके जो अब जैसे किसी ने पोएम लिखी, कोई रचयिता है, पोएम लिखने वाला राइटर है, राजा के वहां पे राइटर है, तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं राजा हूं
और 100 जने जो है वो मेरी जनता है, और उस जनता में से कोई एक जना मेरे लिए कविता लिखता है, तो वो मेरे अगेंस्ट तो लिखेगा ही नहीं। उसे मालूम है मैं राजा हूं, अगर उसने मेरे अगेंस्ट लिख दिया तो मैं उसका गला भी कटवा दूंगा, फांसी भी दे दूंगा, हाथ भी कटवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो मेरे विरुद्ध तो लिखेगा ही नहीं। वो जो लिखेगा वो मेरी प्रशंसा ही लिखेगा, मेरी तारीफ ही लिखेगा, चाहे मैं कितना भी खराब हूं। एक बात यहाँ पे ये भी आती है, कौन चाहेगा कि राजा से बैर करना? कौन सा पोएट चाहेगा उस समय के बीच में कि राजा से बैर करना? अगर राजा को पता चल गया कि इसने मेरे खिलाफ कविता लिखी है तो उसका तो वो फांसी भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे, तो ये वही पॉइंट बता रहे हैं कि एविडेंस का विवरण अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। अब खाली इसको क्या मानते थे? जो पोएम्स लिखे हुए जो बुक्स होती है वो ही माना करते हैं। ठीक है, उसमें से एविडेंस मिलते हैं, बट एविडेंस क्या मिलते हैं? ज्यादातर प्रशंसा के ही मिलते हैं, विरोध के कोई भी नहीं मिलता कि विरोध के अंदर कुछ बोला हो या कुछ बताया हो। अब विरोध के अंदर किसमें मिलता है वो अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना उसमें मिलेगा अपने को विरोध, कि राजा का विरोध या राजा के बारे में कैसे लिखा जाता था, राजा का अगर राजा अच्छा नहीं है तो उसके बारे में कैसे लिखा जाता, वो अपना नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक के नीचे आएगा। बट पोएम्स के अंदर तो ये है कि राजा की प्रशंसा में ही लिखा जाता है। जितने भी कवि थे, जितने भी कोटियर्स थे, वो सब क्या था? राजा की प्रशंसा में ही लिखते थे। अब जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, अपने इलाहाबाद का जो पिलर है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो क्या है? प्रयाग का एक प्रशस्ति है, यानी कि प्रयाग जो एक जगह थी वहां का एक प्रशस्ति है, जो कि क्या है? समुद्रगुप्त के जो किंग था, जो कि सबसे पावरफुल किंग था मौर्य एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का, उसकी प्रशंसा के अंदर इलाहाबाद पिलर लगाया गया। तो ये चीज थी जो कि अपन अपने को देखने को मिलती है कि भाई क्या क्या चीजें से अपने को हिस्टोरियंस कैसे कलेक्ट करते हैं और किस में क्या मिलता है और किस में क्या नहीं मिलता। कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? क्लियर हो गया बेटा? पायल, अनुष्का, विजय लक्ष्मी, क्लियर है? आगे चले? ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, उसका सही सही जवाब देना, बिना किसी इसके। जो पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बिल्कुल कोई बिना डरे बिना हिचके आप बिल्कुल फैक्ट जवाब दीजिए कि सर आप पढ़ा रहे हो, क्लियर समझ में आ रहा है, या हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है, या वो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। और अगर कहीं नहीं आए तो मेरे को रुकवा करके पूछ लेना, और अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता मैं व्हाट्सएप पे वापस एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, कोई किसी चीज की टेंशन मत करना, मैं आपको 80 से नीचे नंबर नहीं आने दूंगा, 80% से नीचे नंबर क्लास में से अगर आपने रेगुलर अटेंड की तो नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा जो कि क्या है, आप बचपन से है ना वहां पे देखते हो, जाते हो, सुनते हो, वहां के कल्चर भी अपनाते हो, बट क्या है कि पहचानते नहीं है। अभी मैं वो वर्ड बोलूंगा तो आपके, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में या किसी ने जानने की कोशिश की होगी तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर ओके, थैंक यू रघु, थैंक यू अनुष्का, तो तब तो क्या है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो
क्या है? अ चेंजिंग कंट्री साइड। अ चेंजिंग तो आप समझ सकते हैं, चेंजिंग मतलब बदलना, ठीक है। अब ये कंट्री साइड क्या होता है? कोई बता सकता है कंट्री साइड क्या होता है? देखो आपने बचपन से पढ़ा है, और कई जने तो रहते भी हैं वहां पे। नहीं अनुष्का, और कई जने तो रहते भी हैं वहां पे। अरे भाई गांव को बोलते हैं कंट्री साइड। जहां से क्या होती है कंट्री साइड का वैसे मतलब जो होता है वो, अपन जैसे शहर के बाहर निकलते हैं, शहर के बाहर दोनों साइड अपने को क्या दिखते हैं? गांव दिखते हैं, अच्छी अच्छी सीनरी दिखती है, अच्छा क्लियर एनवायरनमेंट दिखता है, मिलता है अपने को। ये क्या है? ये कहलाती है कंट्री साइड। आया समझ में? ध्यान रखना इसको, क्योंकि ये बहुत जब आप किसी के साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंट्री साइड किसको बोलते हैं? देहात देखा है आपने? देहात, देहात का नाम सुना है? देहात को ही कंट्री साइड बोलते हैं। गांव हो गया, बाहर निकल के अपना जो, ये सब क्या है? कंट्री साइड है। आज तो अपना टॉपिक है आज चेंजिंग कंट्री साइड, यानी कि बदलता हुआ देहात। अब देखिए कैसे देहात बदला। अब फॉर एग्जाम्पल, शुरू के अंदर शहर तो थे ही नहीं। हाँ विलेज एरिया, शुरू के अंदर क्या थे? शहर तो थे ही नहीं। अब ये शहर कैसे बने? अभी इतने बड़े बड़े शहर हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, कैलकाटा है, चेन्नई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, ये पहले तो थे ही नहीं। किसी भी कंट्री में पहले तो कोई शहर था ही नहीं, शहर तो बाद में बसे। पहले तो गांव ही हुआ करते थे। अब गांव के अंदर भी बदलाव, चेंज इन द कंट्री साइड। अब अपने यहाँ पे क्या टॉपिक? चेंज इन द कंट्री साइड, यानी कि जो देहात था, जो गांव था, उसमें भी चेंज आने लगा। अब चेंज कैसे आने लगा? फर्स्ट जो टॉपिक है अपना वही है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, कि भाई प्रशस्ति पत्र में प्रशंसा ही लिखी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, इट मींस जनता में राजा की छवि, जनता के बीच में राजा की छवि कैसी होती है। पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स मींस जनता में राजा की छवि। अब कैसे पता लगता था कि राजा को जनता प्यार करती है या नहीं करती है? राजा बहुत क्रूअल होता था लोगों के लिए या नहीं, या बहुत काइंड होता था? किस प्रकार से ये छवि राजा की पता चलती है? तो समझ में आ गया दोनों? हिंदी मीनिंग, हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली? कंफ्यूज मत होना। देखो, अ चेंजिंग कंट्री साइड, बदलता हुआ देहात। पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, यानी कि जनता में राजा की छवि। अब जनता के बीच में राजा की छवि क्या है? आज अपने प्राइम मिनिस्टर की अपने बीच में छवि क्या है? एक तरह से ये मान लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, व्हाट डिड द सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देयर रूलर्स। Obviously, inscriptions do not provide all the answers. In fact, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experiences. Nevertheless, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies. Anthologies का meaning होता है collection of uh, writings. Collection of writings may be in the form of poem or may be in the form of text. ठीक है। एंथोलॉजीज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ राइटिंग, यानी कि जो भी राइटिंग्स मिली है उसका कलेक्शन। सच एज जातकास एंड द पंचतंत्र, many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. The Jatakas were written in Pali around the middle of the first millennium AD.
सी का मतलब होता है एडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं, ओरल ओरल टेल्स, ओरल का मतलब होता है मौखिक। आपका ओरल एग्जामिनेशन होते हैं ना क्लास 8 तक, ओरल एग्जामिनेशन तो आप वर्बली बोल के देते हैं। तो ओरल टेल्स, टेल्स का मतलब है स्टोरी, कहानियां। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ इस पैराग्राफ का। राजा के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि इंस्क्रिप्शन से सारे जवाब अपने को नहीं मिलते। इट इज वेरी ऑब्वियसली कि इस इंस्क्रिप्शन से अपने को सारे जवाब नहीं मिलेंगे। साधारण जनता द्वारा राजा के बारे में अपने विचारों और अनुभव, यानी कि उनके जो थॉट्स थे और जो उनके एक्सपीरियंसेस थे का के जो विवरण है, जो डिस्क्रिप्शंस है, वो कम ही छोड़े गए, वो कम ही छोड़े गए हैं। जैसा मैंने आपको साफ साफ बताया था लास्ट, अपन जब ऊपर पढ़ रहे थे, इसके पहले वाला जब टॉपिक पढ़ रहे थे कि भाई राजा के विरुद्ध तो लिखना किसी, वो कोई बहुत ही बहादुर इंसान हो जो राजा का विरोध ही कर रहा हो बहुत बुरी तरह, वो लिख सकता है जो कि राजा से टक्कर ले सके बराबर। अदरवाइज तो कोई नॉर्मल इंसान तो लिख ही नहीं सकता। तो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं बहुत ही कम छोड़े गए हैं, फिर भी हिस्टोरियंस ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर अगर अपन एग्जाम्पल लें तो जातक और पंचतंत्र जैसे जो ग्रंथ हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो कहानियों के ग्रंथ टेक्स्ट हैं, अगर आपने पढ़ा होगा मार्केट में मिलती है पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं। ये मार्केट आप रेलवे स्टेशन जाओगे वहां पे मिल जाएंगी, छोटी छोटी बुक्स, इसमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं पुराने टाइम की, राजा महाराजाओं के टाइम की पुरानी कहानियां होती हैं। तो जैसे ग्रंथों में जो स्टोरीज लिखी गई हैं, हिस्टोरियंस ने उनको एनालाइज किया कि इनमें से अनेक कथाओं में के जो जो बहुत सारी जो स्टोरीज, इनमें से जो ज्यादातर स्टोरीज है वो क्या है, ओरली क्या है, इस कहानियां यानी कि मौखिक कहानियां। जैसे कि भाई मैं हूं और मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको कहानी सुनाई कि मेरे टाइम के अंदर एक राजा था, या बहुत पहले एक राजा था, मैंने भी किसी से सुनी थी कि एक राजा था वो बहुत क्रूर था और उसने बहुत सारे कत्ल किए और उसने लोगों को ऐसा मारा, और मैं भी सुनता रहा, मैं भी अपने बच्चों को सुनाता हूं। ऐसी मौखिक कहानियां। ठीक है, अब इस मौखिक कहानियों के अंदर चेंजेस भी बहुत सारे आ जाते हैं। हो सकता है मैं भी कुछ मिर्च मसाला जोड़ के बच्चों को सुना दूं, मेरे ऊपर वालों ने भी कुछ मिर्च मसाला जोड़ करके मेरे तक पहुंची है। तो ठीक है, फिर भी जो भी है, हिस्टोरियंस ने इसका काफी एनालाइज किया है, और ऐसी कई किस्से कहानियां हैं ओरली, जिन्हें बाद में क्या किया गया, लेटर कमिटेड टू राइटिंग, बाद में इनको एक लिपिबद्ध किया गया, यानी कि एक राइटिंग में, एक टेक्स्ट के अंदर इनको जोड़ दिया। मतलब सबको क्या है, जो भी या तो सुनी हुई कहानियां थी सबको क्या कर दिया, एक टेक्स्ट के अंदर, एक किताब के अंदर इनको लिपिबद्ध कर दिया, और यानी कि राइटिंग के अंदर इनको कर दिया। जातक कथाएं जो थी वो किसमें लिखी हुई थी, पाली भाषा के अंदर लिखी हुई थी, पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, और कम से कम ये थी मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम एडी, और फर्स्ट मिलेनियम एडी के बीच में ये जातक कथाएं जो थी ये के बीच में लिखी गई। क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? कुछ पूछना है इसमें? क्लियर? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। पर वन स्टोरी नोन एज द गांडा, एक मिनट, इसका मैं आपको वो बता देता हूं, गंध तिंदु बोलते हैं इसको। वन स्टोरी नोन एज गंध तिंदु जातका describes the plight of the subjects of a wicked king,
Those included elderly women and men, cultivators, herders, village boys, and even animals. When the king went in disgust to find out what his subject thought. यहाँ पे subject का मतलब बेटा प्रजा के लिए यूज हो रहा है। सब्जेक्ट जो वर्ड दो बार यूज हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में भी यूज हुआ है और यहाँ पे भी जो वर्ड यूज हुआ है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? उसकी प्रजा के लिए। क्यों? क्योंकि राजा का कंसर्न किससे होता था? उसकी प्रजा से ही होता था। तो राजा का सब्जेक्ट क्या होता था? उसकी प्रजा। ठीक है, समझ में आ गया? When the king went to disguise to find out his subjects thought about him, each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in forests. तो ये जो एक किताब है, एक गत तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है। क्या बताया गया है कि एक कुटिल राजा यानी कि एक क्रूर राजा की जो जनता थी या प्रजा थी किस प्रकार से दुखी रहती थी या किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में बूढ़ी महिलाएं भी है, पुरुष हैं, किसान हैं, जानवरों को पालने वाले पशुपालक हैं और बच्चे हैं और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं जो इस कुटिल राजा से दुखी थे। ठीक है, जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत थी कि रात में तो रॉबर्स, चोर, डाकू उन पर हमला करते हैं और दिन में जो टैक्स इकट्ठा करने वाले राजा के जो लोग होते हैं, जो टैक्स लेने आते हैं, टैक्स कर लेने वाले अधिकारी दिन में परेशान करते हैं। रात में चोर उचक्कों से वो परेशान है और दिन के अंदर ये टैक्स कलेक्टर वालों से टैक्स कलेक्टर जो ये कर वसूली करने वाले राजा के जो अधिकारी लोग हैं, इनसे वो परेशान है। और इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव को छोड़कर जंगल में बस गए। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए कि रात को डाकू परेशान करते हैं, दिन में राजा के लोग परेशान करते हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या हुआ? लोग कहाँ चले गए? जंगल में चले गए कि वहां पे कम से कम ये परेशान तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने देखा कंट्री साइड कैसे जो देहात के लोग थे वो कैसे कंट्री साइड चेंज हो रही थी। लोग यहाँ वहां से हट करके जो गांव में बसे हुए लोग थे, जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे या किसी और ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड थे, अब वो कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। तो अब किसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे? जंगल के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कहानी एक जातक कथाओं में मिलती है जिसका कि नाम क्या है? गंध पिंड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? ओके।